फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स के बारे में हम जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में इसको आज के सेशन में जानेंगे। क्या है इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस, कितने नंबर आपको नीट के एग्जामिनेशन में चाहिए, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कौन से डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग रहेगी और इस कोर्स से करने से हमारी एजुकेशन कॉस्ट कितनी आती है, कितना पैसा लगता है इस कोर्स को करने के लिए और स्कोप कितना बचा है आज की डेट में डेंटल के लिए। इस सारे चीज़ों के ऊपर आज के सेशन में हम एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं इस कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है BDS। ये भी आपका एक मेडिकल इंडस्ट्री का कोर्स है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है ये कॉमन इंटर एग्ज़ाम है। ये केवल MBBS के कोर्स के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर बहुत से डिफरेंट कोर्सेज आते हैं मेडिकल साइंस के। जैसे कि इसमें से एक कोर्स का नाम है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये कोर्स का ड्यूरेशन होता है आपका 5.5 ईयर्स का। 4.5 साल का इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और लास्ट का 1 साल आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसको आप समझ सकते हो कि वो आपका एक प्रकार का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आप हॉस्पिटल में OPDs करते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। तो ये पूरा आपका प्रोग्राम 5.5 साल का होता है। इसकी जो रेगुलेटरी जो बॉडी है जो इसको गवर्न करती है वो है आपकी DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस समय इंडिया के अंदर लगभग 1,18,000 डेंटल सर्जन्स काम कर रहे हैं। जैसे कि हमको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 131 करोड़ के आसपास है। उसमें अगर हम देखते हैं कि 1,18,000 ही डेंटल सर्जन हैं, यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप बचा हुआ है। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, हम डिफरेंट सोर्सेज से सुनते रहते हैं और उसके बेसिस पे हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये कोर्स ख़राब है, कि ये कोर्स सही है। बट ACS अपनी केस स्टडी के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता है कि लाइक पोटेंशियल सब जगह पे है, बट हमको एक ब्रॉडर यहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है। चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही समझने की ज़रूरत है। तो अभी जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डेंटल के अंदर स्कोप नहीं है, डेंटल के अंदर इनॉर्मस स्कोप है अगर हम चीज़ों को सही तरीके से करें। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि डेंटल में अभी फ़िलहाल 1,18,000 डॉक्टर्स हैं इतने बड़े देश के अंदर, और जो अगर आप लोग को सुनने को मिलता है कि लाइक डेंटल के अंदर स्कोप नहीं है, उसका बेसिक सा ये रीज़न है, जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये है कि लोग डेंटल की फील्ड में लाइक BDS करने के बाद या MDS करने के बाद 80% जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेजर सिटीज़ में सेटल होते हैं, बट और 20% ही डॉक्टर्स हैं जो रूरल एरियाज़ में जाते हैं। और अगर हम देखते हैं हमारी कंट्री का 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है। ये एक मेजर ड्रॉबैक है कि मैक्सिमम परसेंट 80% पीपल मेजर बड़ी सिटीज़ में सेटल होना चाहता है इस डिग्री को लेने के बाद। लेकिन अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखते हो जहाँ पे आपका मेन पेशेंट है, 70% पेशेंट अभी भी हमारे रूरल एरियाज़ में है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पेशेंट फ्लो के लिए अपने अगर आप रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट करते हो तो डैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। ऐसा नहीं है कि स्कोप केवल बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में भी अच्छे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, बट डॉक्टर की सप्लाई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। और इंडिया में ये देखा गया है, पाया गया है कि जो BDS का कोर्स करते हैं इसमें लाइक अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम एक डॉक्टर्स की पॉपुलेशन ऐसी है जो UG प्रोग्राम करने के बाद छोड़ देते हैं। UG यानी कि बैचलर डिग्री लेने के बाद छोड़ देते हैं, BDS लेने के बाद छोड़ देते हैं और उसके बाद वो तुरंत अर्निंग में आना चाहते हैं। बट अगर आपको इसमें कंप्लीट सक्सेस चाहिए, कंप्लीट इसके अंदर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर जैसे कि आप बड़ी कंट्रीज़ में देखते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हो, वहाँ पे बैचलर डिग्री होल्डर्स को पेशेंट को टच भी नहीं करने दिया जाता है, वेदर इन द केस ऑफ MBBS और इवन इन द केस ऑफ BDS ऑल्सो। वहाँ पे आपको PG करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए तो उसके लिए आपको BDS प्लस MDS करने की ज़रूरत होती है। UG प्लस PG दोनों प्रोग्राम्स करने के बाद आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं और आपको अपनी फील्ड के ऊपर कमांड होता है, जिससे आपका सक्सेस का जो चार्ट है वो तेज़ी से आगे की तरफ भागता है। ये एक मेजर रीजंस है जो इंडिया में लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको अनसक्सेस का सामना करना पड़ता है। बट आप प्रॉपर वे से अगर एक नॉलेजेबल डॉक्टर बन के निकलते हो, बिकॉज जैसे केस स्टडीज़ आती हैं हमारे पास, उसमें पता चल रहा है कि इंडिया में इस समय जो एजुकेशन का स्तर है वो इस तरह से है कि इंडिया में डिग्रियां हर घरों के अंदर है। सभी घर के अंदर लोग अपने MBBS की, BDS की, MBA की, इंजीनियरिंग की डिग्रीज लेके बैठे हैं। बट अगर हम देखते हैं स्किल्ड पर्सनस की को अगर हम देखते हैं तो स्किल की बहुत ही कम इंडिया में, स्किल बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर। रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी स्किल की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टेक्निकल नॉलेज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और स्टूडेंट भी लर्निंग की जगह पे अर्निंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर आपको अर्निंग करना है तो
लर्निंग के लिए लर्निंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी कोर्स को प्रॉपर रूटीन वे से फॉलो करते हो, प्रॉपर उसमें नॉलेज लेके निकलते हो, तो सक्सेस बिल्कुल आपके पीछे रहती है, आपको सक्सेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे कि आप लोग को न्यूज़ मिलती है कि 12,000 या 15,000 की जॉब मिलती है BDS करने के बाद, वो उस कंडीशन में होता है कि आप एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से अपनी डिग्री को लेते हो और आपके पास स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करके नॉलेज लेना चाहिए और आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, तो आप जॉब के लिए जाते हो और उस समय आपके पास जो स्किल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी डाउन होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है काफ़ी डाउन होती है। बट अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर्स को देखते हो, जैसे कि अगर हम पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले के डॉक्टर्स को देखते हैं, तो वो उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, यानी कि BDS किया, MDS किया, उसके बाद 3-4 साल की प्रैक्टिस करी, उसके बाद जो उनका हैंड बना, उससे अगर आप देखते हो तो 2 टाइप के डॉक्टर्स हमारे इंडिया में दिखते हैं डेंटल्स के। एक वो डॉक्टर्स हैं जो मंथली आपका लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपीज़ की उनकी मंथली इनकम हो रही है, और एक तरफ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मंथली में लाइक 30-40,000 रुपीज़ कमाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। उसका बेसिक सा रीज़न ये है, जो कैटेगरी A वाले डॉक्टर्स हैं उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज है अपने फील्ड के अंदर, एक प्रॉपर रिसर्च है और उनके पास अच्छी प्रैक्टिस है जिसकी हर पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज़ डिपेंडिंग टू द स्टूडेंट्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग जैसी होगी आपकी अर्निंग भी उसी के ऊपर रिकमेंड करेगी। इसके ऊपर अगर आप किसी भी तरह से आपके पास सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है कि इस कोर्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझ नहीं लेना चाहिए कि इस कोर्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है। आपको उनके थॉट्स को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, बिकॉज साइंस हमको यही सिखाती है कि अगर ऐसा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। और जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको सही पता चलेगा कि उसके पीछे अर्निंग इसलिए नहीं है बिकॉज उसके पीछे लर्निंग नहीं है। यानी कि बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के बाद बहुत ही जल्दबाजी करते हैं कमाने के लिए, जबकि उस समय स्टार्टिंग में उनको मैक्सिमम नॉलेज की तरफ जाना रहता है। तो एक ये बेसिक रीज़न था जो आपको डेंटल की तरफ आपको काफ़ी निगेटिव जो कमेंट सुनने को मिलता है, बट एक्चुअल अगर आप इसका देखोगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज बेस है, आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप मास्टर हैं, आपके पास स्पेशलाइजेशन है, तो आपके पास बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपके इस कोर्स के अंदर। तो ये था आपका डेंटल का स्कोप और जो कुछ मेजर रीज़न जो कि इंडिया में सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग दिस डिग्री। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इस कोर्स के बारे में आगे के कुछ की पॉइंट्स कि अगर हमको BDS में एडमिशन लेना है तो हम किस टाइप के कॉलेजेस को हम फाइंड आउट करें, किस टाइप के कॉलेज में हम एडमिशन लें जिससे हमारा ग्रोथ चार्ट ऊपर की तरफ जाए और हमको एक अच्छा साउंड नॉलेज मिले, साउंड एजुकेशन कल्चर हमको मिले। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप एक डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इसमें आप जैसा पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखते हो तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस भी डेंटल कॉलेज में आप एडमिशन लेना जा रहे हो वो कॉलेज आपका DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप देखते हो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, वेदर दैट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और इवन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो वो कॉलेज कम से कम 8 साल या 8 साल से ज़्यादा आपका पुराना होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको, हमने देखा होगा कि इंडिया में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो कि अभी बिल्कुल नए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पुराने हैं। जो नए बिल्डअप कॉलेज होते हैं वो अपने आप को अभी तरह से बिल्डअप नहीं कर पाते, उनका इंफ्रा नहीं अच्छा होता, उनकी फैकल्टी रूटीन फैकल्टी नहीं होती है, आती रहती जाती रहती है, और एट द एंड ऑफ डे उनका OPDs उतने अच्छे नहीं होते, जिसका जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के ऊपर होती है कि उनको एक साउंड नॉलेज वहाँ पर नहीं मिल पाती है, अच्छी एजुकेशन और अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। इसलिए जब भी आप अगर अपने डेंटल कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप देखो कि आपका कॉलेज 8 से 10 साल पुराना अगर होगा तो आपको अच्छा इंफ्रा मिलेगा, अच्छा एकेडमिक वहाँ पे मिलेगा, अच्छी फैकल्टीज़ मिलेंगी। और उस कॉलेज में अगर आपका PG के प्रोग्राम चलते हैं, MDS का प्रोग्राम चलता है, और MDS में देखो कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके अंदर, तो जितना बड़ा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जितना पुराना हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, OPDs उतनी ज़्यादा होंगी, डॉक्टर्स उतने ज़्यादा होंगे, रिसर्च एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा होगी, और यही एक स्टूडेंट को चाहिए एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा डेंटल सर्जन बनने के लिए। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा जब आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, वेदर द कॉलेज इज़ गवर्नमेंट या प्राइवेट। आप देखो कि कॉलेज पुराना है, ये PG का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चला रहा है। अगर इस टाइप के कॉलेज में अवेलेबिलिटी नहीं होती है और उसके बाद एडमिशन लेना पड़े तभी आप नए कॉलेज पे जाइए, वरना पहले आपको ये देखना चाहिए
कि कॉलेज भले थोड़े से दूर हो, लेकिन कॉलेज में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ आपका लाइक टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि OPDs हैं, वो काफ़ी साउंड होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखिए। और आप कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखा करिए, जो आप डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उसकी लोकेशन कैसे एरिए पे है। अगर वो क्राउडी एरिया में है, यानी कि आसपास भीड़ भाड़ का इलाका है, सिटीज़ के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हॉस्पिटल में पेशेंट का फ्लो ज़्यादा रहेगा, जिससे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में काफ़ी बेनिफिट होता है। बट कई कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो क्राउड से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो नेचुरल ऑर्गेनिक जो पेशेंट का फ्लो होता है वो काफ़ी कम रहता है, जिसका जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अपनी एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में। तो अगर आप एडमिशन लेते टाइम इन सब की पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो बिल्कुल आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। एक केवल डिग्री के साथ साथ आप एक स्किल भी लेके बाहर निकलोगे, और अगर आप डिग्री के साथ स्किल लेके बाहर निकलोगे मार्केट में तो बट ऑब्वियस सी बात है सक्सेस आपको आगे से आके फॉलो करेगी और आप लाइफ में काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइड इनकम कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। सो ये था कुछ डेंटल के बारे में, स्कोप, कैसे हमको एडमिशन लेना चाहिए, क्या कोर्स की ड्यूरेशन होती है और क्या इसके अंदर स्कोप है। अब हम देखते हैं कि इसमें एडमिशन लेने का क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो एडमिशन लेने का एक ही प्रोसेस है। आपको किसी भी डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, वेदर द कॉलेज इज़ गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, आपको नीट के द्वारा कराई गई ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा ही इसमें एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग के द्वारा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि पहले के सालों में होता था, 3-4 साल पहले नीट आने से पहले, कि आप लोग कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते थे। बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने, MCC ने, DCI ने कॉलेज से ये राइट्स ले लिए हैं एडमिशन देने के। तो आपको एक ऑनलाइन काउंसलिंग को फॉलो करते हुए आपको सीट्स का एलोकेशन लेना है, उसमें सीट्स का अलॉटमेंट लेना है। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। आपके पास क्लास 10 और क्लास 12 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होनी चाहिए। जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 50%, SC ST स्टूडेंट के लिए 40% होना चाहिए। नीट का जो एग्ज़ाम है 820 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कैटेगरी वाइज आपकी होने चाहिए। लास्ट ईयर 2018 के अंदर जनरल वाले बच्चों के लिए 119 नंबर और SC ST वाले के लिए 96 नंबर थे। वहीं फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 107 नंबर थे। तो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके पास मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर होनी चाहिए, तो आप एक डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल स्टूडेंट हो। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि काउंसलिंग्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग को यहाँ पे हमने ACS में डिवाइड किया है 2 पार्ट में, एक सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में, एक स्टेट लेवल काउंसलिंग में। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का कहने का मतलब ये है कि ऐसी काउंसलिंग जिसके अंदर पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी स्टेट। यहाँ पे आपको किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं हो और पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता हो, तो ये काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसको होस्ट करता है आपका MCC, मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी। तो इस सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आपकी 3 टाइप की बेसिकली काउंसलिंग होती है। पहला होता है 15% ऑल इंडिया कोटा। 15% ऑल इंडिया कोटा केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है, और इसमें देश भर के डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपनी 15% सीट ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके जो टोटल अगर आप मैट्रिक्स देखते हो तो टोटल लास्ट ईयर 45 कॉलेज थे डेंटल के गवर्नमेंट के अंदर, और इन 45 कॉलेज में 419 सीटें थीं आपकी जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आई थी। इन 419 सीटों में ऑल इंडिया कोटा की एडमिशन लेने के लिए डेंटल प्रोग्राम के अंदर एक जनरल वाले बच्चों के लिए मिनिमम 510 से 540, 545, 550 के आसपास के नंबर होने चाहिए। ये नीट का कट ऑफ काफ़ी डायनेमिक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से हर साल चेंज होता रहता है। बट अगर आप देखते हो कि MBBS 550, 545 पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट के डेंटल का स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 540, 530 फॉर द जनरल स्टूडेंट होना चाहिए, और अगर SC का स्टूडेंट है तो 450, 460, 470 का अच्छा नंबर होगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक डेंटल की सीट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने बात करी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट की। दूसरे पे होती है आपकी डी मिनिस्ट्री में इंडिया में 32 कॉलेजेस हैं जो आपका डेंटल का प्रोग्राम चला रहे हैं। इन 32 कॉलेजेस में अगर आप देखते हो तो लगभग 2950 सीट्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आप एलोकेशन देखते हो तो अलग टाइप की कैटेगरीज होती है। एक होता है आपका मैनेजमेंट कोटा फीस, यानी कि मैनेजमेंट कोटा फीस मतलब हो गया नॉर्मल फीस। तो मैनेजमेंट कोटा पे लगभग 2500 सीटें हैं। NRI की फीसें थोड़ी सी हाई होती हैं, 418 सीट NRI की, और एक कॉलेज आपका कर्नाटक में पड़ता है एनापोया मेडिकल कॉलेज, उसके पास 42 सीट्स आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं। तो इस पे एडमिशन लेने के लिए क्या कट ऑफ होगा,
आप अगर कॉलेजेस में देखते हैं तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर सबसे बेस्ट रेपुटेड कॉलेज होते हैं, बिकॉज ये सारे कॉलेज जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि थोड़े पुराने होने चाहिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पुरानी 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और काफ़ी अच्छा इसके अंदर ओपीडीज भी और काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ भी होती हैं। भारत के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, आपका जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, आपका बेलगांव जिसको हम केली बेलगांव के नाम से जानते हैं, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, रामा मेडिकल कॉलेज, अमृता कोची मेडिकल कॉलेज, ये सब काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बड़े नाम हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। जेएसएस मैसूर है, सिद्धार्थ तुमकुर है, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सब कॉलेज में एडमिशन लेने में जो आपकी कट ऑफ होती है डिपेंड करती है आपकी काउंसलिंग की स्ट्रेटजी क्या है, बिकॉज काउंसलिंग इसमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड 3 राउंड होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो हर राउंड में कट ऑफ चेंज होता रहता है। तो जब इसमें आप ये देखो कि लगभग 200, 250, 300, 350, 400 नंबर पे लोग डेंटल का में एडमिशन लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजीज कैसी हैं, आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हो, कौन से कॉलेज के लिए किस टाइम पे कर रहे हो। अगर आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी सही है तो आपको आसानी से डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिल सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन दोनों के अंदर आपके टोटल 90 सीट्स आती हैं डेंटल की। तो ये हमारी हो गई ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल की सीट। और इसके बाद हमारी आती है स्टेट की काउंसलिंग। स्टेट की काउंसलिंग हर स्टेट अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। हर स्टेट की DME डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो मेडिकल की अथॉरिटीज़ होती हैं अपनी काउंसलिंग अलग से कराती है। हर स्टेट की वेबसाइट अलग होती है, काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। महाराष्ट्र की काउंसलिंग dmer.org पे होगी, आपकी कर्नाटक की काउंसलिंग KEA.nic.in पे होगी, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग upneet.gov.in पे होगी। इस तरह से अलग अलग वेबसाइट होती हैं और सारे स्टेट्स अपनी काउंसलिंग अलग कराते हैं। स्टेट आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज 85% कोटा की काउंसलिंग कराएगा और एक आपका प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराएगा। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ कैसे रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जहाँ पे आपका MBBS का कट ऑफ खत्म होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया उत्तर प्रदेश में 531 पे लास्ट ईयर MBBS फिनिश हो गया था। तो द स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ 525, जिनका 525 का स्कोर है, 530 का स्कोर है, जस्ट आपके MBBS के नीचे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट अलॉट होती हैं। ऐसे ही आप राजस्थान पे ले लिए कि जैसे राजस्थान 545 पे ख़त्म कर रहा है तो 540 535 वाले बच्चे गवर्नमेंट में डेंटल करने के लिए BDS की सीट लेने के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र 490 495 पे आपके MBBS की सीट को ख़त्म कर रहा है तो 480 485 490 वाले बच्चे आपकी डेंटल की सीट्स लेने के लिए जाएंगे। आपका बिहार 530 पे फिनिश कर रहा है तो 525 वाले बच्चे बिहार से जाएंगे। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। आपके MBBS से बिल्कुल ये साइड बाय साइड चलती रहती है। जैसे MBBS नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट BDS के लिए ट्राई करता है, इसलिए कट ऑफ इसमें ऊपर की ही जाती हैं। और अगर हम स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो इसके सभी स्टेट्स के कट ऑफ डिफरेंट रहते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी लो नंबर पे सीट मिल जाती हैं, जस्ट क्वालिफाई नंबर पे भी मिल जाती है, 140 130 120 पे भी मिल जाती है, 200 250 300 400 पे मिलती है। और साइड में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है, तो वहाँ पे आपको 400-450 पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है। इस तरह से आपको एक डेंटल कॉलेज में BDS करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही सीट मिलेगी। तो आप देख लो, अगर आपका गवर्नमेंट का स्कोर आता है, आपका स्कोर अपर साइड में आ रहा है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो और आपका 455 का स्कोर आ रहा है, 460 का स्कोर आ रहा है, तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक तरफ आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है और दूसरे साइड में आपके पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा एजुकेशन कल्चर रहता है। फीसेस अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की देखते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेस जाती हैं आपकी 4 लाख 5 लाख 6 लाख के आसपास इसकी एनुअल पर ईयर की फीसेस रहती हैं। और वहीं आपकी स्टेट में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए एनुअल की फीसेस रहती हैं। तो इस तरह से आप डेंटल में एडमिशन ले सकते हो। जो भी आपका स्कोर आया है, आपके बेस स्कोर ही आपका मेन बेस रहेगा। आपके को ये पता होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे कि मेरे स्कोर पे हमको क्या मिल सकता है। आप वहीं पर जाके काउंसलिंग करो और आप उसके बाद एडमिशन लो काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, बाद में चॉइसेस अपनी सबमिट करनी पड़ती है, कौन कौन से कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो सीट लेने के लिए। ऑनलाइन ही आप लोग का रिजल्ट आता है जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आवंटन लेटर। तो आप उसको डाउनलोड करने के बाद फिर आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो कि हमको ये कॉलेज आपका अलॉट हो गया है। अब आप जाके वहाँ पे फिर फीस सबमिट करते हो और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हो। इस तरह से आपका एडमिशन होता है। सो ये सारा
सारा डाटा साल 2019 में होने वाली डेंटल की काउंसलिंग के लिए होपफुली ये आपके लिए मदद करेगा। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी डायनेमिक होती है, काफ़ी चेंजेस आता रहता है, बिकॉज हर साल DCI कॉलेज का रेगुलर मोड के ऊपर वहाँ पे स्कैनिंग करता रहता है। तो जो कॉलेज अच्छी तरह से पैरामीटर्स पे नहीं होते, गाइडलाइंस पे नहीं होते, उनको डिबार कर दिया जाता है और कुछ कॉलेज ऐड होते रहते हैं। तो द नंबर ऑफ कॉलेज हर साल चेंज होते रहते हैं। जो जब आपके नोटिफिकेशंस आएंगे 2019 के, उस समय आपको एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलेज और एक्चुअल नंबर ऑफ सीट पता चलेगा। ये जो आपको स्टडी बताई है, बेस बताई है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ 2018। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। इस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नीट से रिलेटेड, नीट काउंसलिंग से होने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारे सेशन, सारे लेटेस्ट के फैसिलिटीज़ मिलते रहेंगे, जिससे आपको एडमिशन लेने में काफ़ी ईजी होगा और आप आसानी से एक अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजीज बना के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको किसी एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग नहीं समझ में आ रही है कि काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, तो फिर आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और हमारी सर्विसेज लेके एक अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग अस।